मैं बलजिंदर कौर नागरिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 की पुस्तिका क्षितिज के पाठ ग्रामश्री का बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि ग्रामश्री कविता के कवि का नाम बताइए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विकल्पों में से आपको एक विकल्प खोजना होता है, तो जो सही विकल्प होता है उसको आप टिक करते हैं या सामने लिखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है, आप देख रहे हैं कि 4 नाम दिए गए हैं: महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सोहन लाल द्विवेदी। तो सुमित्रा नंदन पंत इसके कवि हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत उत्तर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, देखिए, खेतों में दूर तक क्या फैली हुई दिखाई देती है। पूरे पाठ में आपने प्रकृति का वर्णन पढ़ा है, खेतों का वर्णन देखा, तो आप देख रहे हैं कि धूप, चांदनी, हरियाली और मिट्टी है। तो हरियाली दिखाई दे रही है, गांव का वर्णन है, इसलिए उत्तर हरियाली होना चाहिए। नंबर 3 है, देखिए, भूतल पर कौन झुका हुआ है। भूतल कहते हैं आप जमीन को, आप पृथ्वी को कहते हैं, तो यही हो रहा है। तो आकाश की बात हो रही थी, नीले आकाश की पैराग्राफ में भी। तो सूर्य, चांद, सितारे और नीला आकाश, इस प्रकार से तो नीला आकाश सही उत्तर है। और नंबर 4 है, सूर्य का प्रकाश जब हरी भरी फसलों पर पड़ता है तब कवि को कैसा लगता है। तो सोने की तरह, चांदी की जाली की तरह, पानी की तरह और धूप की तरह कहा गया है। तो चांदी की जाली की तरह छन करके ऐसा है, पेड़ों के बीच में से दिखाई दे रहा था, इसलिए चांदी की जाली की तरह कहा गया है। नंबर 5 है, कवि ने अरहर और सनई के पौधों में खिले फूलों की तुलना किससे की है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अरहर और सनई के खेत जो हैं वो भरे भरे तो पहले दिखाई देते हैं, धीमे धीमे उनमें पीलापन आ जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी ने क्या है, सोने की करधनी पहन ली है, तो करधनी से। और अलसी के फूलों का रंग कैसा होता है। तो थोड़ा पर्पल और नीलापन लिए हुए है, पर्पल भी आप नहीं कह सकते, लेकिन पीला, हरा, नीला और काला कहा गया है, तो नीला कहा गया है इसे। नंबर 7 है, देखिए, तैलाक्त गंध से क्या तात्पर्य है। तो तैलाक्त आपको पहले भी बता चुके हैं हम कि तैलाक्त कहते हैं जैसे कि तेल की कहीं पर खुशबू आने लगे। तो घी की गंध एक अलग होती है, अगरबत्ती की सुगंध आपने देखी है, सूंघते ही है। तेल की गंध, फूल की गंध का अंतर आप जानते हैं, तो तेल की गंध को कहा गया है तैलाक्त गंध। नंबर 8, देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि ने किस सौंदर्य का वर्णन किया है। पूरी कविता किस पर आधारित है। पंत जो है आप देखेंगे कि प्रकृति के सुकुमार कवियों में गिने जाते हैं और प्रकृति का वर्णन उन्होंने अपने काव्य में किया है। तो प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। 4 ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। नंबर 9 है, रंग बिरंगी तितलियां किसके ऊपर मंडराती हुई दिखाती देती हैं। तो आजकल आप तितलियों को नहीं देखते हैं क्योंकि हरियाली नहीं है, फूल नहीं दिखाई देते हैं। जहाँ फूल होंगे वहाँ तितलियां भी होंगी। तो पत्तियों पर तो रहते नहीं है तितलियां, सूखी घास भी नहीं उन्हें आकर्षित करती। रंग बिरंगे जब फूल खिले हुए होते हैं और आम के पत्तों पर दिया गया है ऑप्शन में, तो रंग बिरंगे फूलों पर तितलियां जो होती हैं वो मंडराती हुई दिखाई देती हैं। तो उतना ऑप्शन आपका उनमें से रंग बिरंगे फूलों पर होगा। नंबर 10 है, देखिए, पीले पीले अमरूदों में क्या पड़ गया है। तो अमरूद को आपने देखा होगा, लाल रंग की जो चित्तियां पड़ जाती है, स्पॉट जिन्हें आप कहते हैं, समझ रहे हैं। तो काली काली में तो आप खराब कह देते कि कालापन उसमें आ गया, खराब खराब चित्तियां, छेद हो जाएगा तो खराब होगा। तो लाल लाल चित्तियों वाले अमरूद कहते हैं ना कि अब मीठे अमरूद है ये, इसलिए। नंबर 11 है, गंगा के किनारे पड़ी रेती में जो निशान है वह कैसे प्रतीत होते हैं। आप देख रहे हैं, तो पाठ में वर्णन किया गया है। तो सांप की आकृति की तरह कहा गया है। तो सांप की तरह, बिच्छू की तरह, चिड़िया की तरह, कबूतर की तरह, तो सांप की तरह कहा गया है, तो उत्तर होगा। नंबर 12, देखिए, मरकत शब्द से क्या तात्पर्य है। मरकत कहते किसे, पूरा एक्सप्लेन किया गया। मरकत आप देखते हैं कि पन्ने को कहा जाता है, तो इसलिए मरकत शब्द का हीरे मोती चांदी से नहीं कोई मतलब है, पन्ना है। नंबर 13 है, देखिए, मरकत का रंग कैसा होता है। हर स्टोन का रंग अलग है, समझ रहे हैं। और आपके भारतवर्ष में आप देखते हैं कि राशि के अनुसार पत्थरों का पहनना और जो है उसको कहा जाता है। तो हर पत्थर की अपनी एक अलग वो होती है, असर जो है। तो यहाँ पर जो मरकत है उसका पन्ना, उसका रंग कैसा है, हरा है। प्रस्तुत कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है।
तो यहाँ पर बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, न वर्षा का, न पतझड़ का, और न ही ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का। नंबर 15 देखिए, हंस रही सखियां मटर खड़ी में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार आपके कोर्स में भी है, अलंकार के वीडियो भी मेरे हैं, आप पढ़ चुके हैं। तो इसमें आपका मानवीकरण है अलंकार, क्योंकि मनुष्य की तरह जब इनको कार्य करते हुए दिखाया जाएगा, किसको? प्रकृति को, तो मानवीकरण अलंकार होगा। तो यहाँ सखियां शब्द आ गया, मटर के फलियों को कैसा उससे कह दिया गया है, तो वहाँ न अनुप्रास है, न यामक, न उत्प्रेक्षा, मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत कविता में हरियाली को किस तरह की कोमल या मुलायम कहा गया है? तो हरियाली कैसी कोमल? उसमें आप देख रहे हैं कि रुई की तरह नहीं, घास की तरह नहीं है, कपड़े की तरह भी नहीं है। मखमल जो है वो बहुत ही मुलायम होता है, तो मखमल की तरह कहा गया है। पृथ्वी फसलों से जब हरी भरी होती तब किस प्रकार की लगती है? आप देखते हैं कि कभी क्रोधित, उदास, प्रसन्न और रोती हुई होती है। तो इनमें से हमारी पृथ्वी कैसी है? जब हरियाली से भरी होगी तो उसकी प्रसन्नता झलकती है, तो वो प्रसन्न है। ये उसका एक भाव है जिसको प्रदर्शित किया गया है। कविता के आधार पर बताइए कि गंगा के तट पर किसकी खेती की जाती है? तट माने होता है देखिए किनारा, तो गंगा के किनारे पे और भी चीज़ों की खेती हो सकती है, लेकिन कविता के आधार पर पूछा गया है, तो कविता के आधार पर ही आप उत्तर भी स्पष्ट करेंगे, जिसका उसको चुनेंगे। तो टमाटर की, खरबूजों की, गेहूं की, धान की। तो खरबूजों की खेती की बात की गई है, तो खरबूजों की लिखा जाएगा। बसंत ऋतु के आने पर किस पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं? तो हर पेड़ के पत्ते अलग अलग ऋतु में झड़ते हैं। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन अलग अलग भी हो सकते हैं। तो टीचर्स के माध्यम से इन जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसमें अलग अलग ऑप्शन दिए जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही ऑप्शन हो, लेकिन उत्तर आपका लगभग वही होता है, इसलिए उस पर ध्यान आप देंगे। ताड़ के, इमली के और पीपल के लिए अमरूद के कहा गया, तो पीपल के पत्ते झड़ जाते हैं उसे कहा गया है। हरे हरे में कौन सा अलंकार है? तो आप देख रहे हैं कि हरे हरे आया 2 बार है, तो यहाँ पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आप अनुप्रास नहीं कह सकते हैं। दाड़िम शब्द का क्या अर्थ है? तो दाड़िम कहते हैं अनार को। आम, अमरूद, केला, सेब इत्यादि सब चीज़ों को आप पहचानते हैं, अनार के लिए शब्द आया है। मटर की फलियां कैसी प्रतीत होती हैं? देखिए, सोने की करधनी जैसी, मखमली पेटियों की जैसी, सुनहरी कली जैसी, चांदी की किरण जैसी। तो मखमली पेटियों जैसी उसमें आया है ना, तो अंदर उसमें बंद रहती है, बीज उसके होते हैं, तो मखमली पेटियों की तरह कहा गया है। टमाटर किसकी तरह लाल हो गए हैं? यानी सेब भी तो लाल होता है, खून भी लाल होता है, मखमल की तरह का कोई नहीं उत्तर, तो आपको चुनना है मखमल की तरह लाल हो गए हैं। पतझड़ आने पर आम के पेड़ में क्या दिखाई देने लगता है? देखिए, पहले भी मैंने इसीलिए आपको समझा दिया कि अलग अलग ऋतु में अलग अलग पतझड़ के समय भी बहुत से पेड़ पौधे होते हैं जिनके पत्ते नहीं गिरते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आम है उसके पेड़ में आप पत्ते नहीं दिखाई देते, उसमें केवल उसमें बौर जिसे आप कहते हैं, मंजरियां शब्द लिखा हुआ है, पाठ में कोई मंजरी शब्द आता है। देखिए, आप तुलसी में भी जो आगे फूल निकल आते हैं उन्हें भी मंजरी ही कहते हैं, वो भी एक तरह का बौर ही है। ठीक है, तो एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं, बहुत सारे शब्दों को आप समझ रहे हैं। फूल है, शाखाएं टहनियों को कहते हैं, बीज और मंजरियां शब्द है, तो मंजरियां शब्द होगा। हिल हरित रुधिर में कौन सा अलंकार है? देखिए, अलंकार, भाषा, शैली, इन चीज़ों पर विशेष रूप से आप ध्यान देते रहे तो आप देखेंगे यहाँ पर ह वर्ण की आवृत्ति की गई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो अलंकारों का अध्ययन आप बहुत अच्छे तरीके से करें, भाषा ज्ञान आपको अच्छे तरीके से होता रहता है। और इस विकल्प वाले आप बहुविकल्पी MCQ प्रश्नों का अभ्यास इस प्रकार से करें, इसी तरह के कई प्रश्न आपके बन सकते हैं और बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अभ्यास करते रहा करें। धन्यवाद।